प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिलेगा ना, उसकी प्योरिफिकेशन करेंगे। सबसे पहला मेथड है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड कंपोनेंट है उसको हम सॉल्यूबल कंपोनेंट से अलग करते हैं, है ना। कैसे करते हैं, जैसे कि हमने बोला एक बेंजोइक एसिड एक एंथ्रासीन है, हम उसको सेपरेट करेंगे। कैसे, देखो इनमें हम कैसे करते हैं, जैसे हमने ले लिया बेंजोइक एसिड और एंथ्रासीन ले लिया आपस में, हमने इसके अंदर डाल दिया हॉट वाटर, कंटेनर के अंदर हमने डाला हॉट वाटर। जब हम इसके अंदर हॉट वाटर डालते हैं ना, इस हॉट वाटर में जो सॉल्यूबल चीज़ है वो क्या है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड तो डिजोल्व हो जाएगा, पर जो एंथ्रासीन है वो डिजोल्व नहीं होगा। मतलब इस वाटर के अंदर बेंजोइक एसिड डिजोल्व हो जाएगा और एंथ्रासीन के क्रिस्टल्स रह जाएंगे कुछ। तुमने क्या किया, फनल लिया, फिल्टर फनल लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर लगाया और ऊपर से इसको पूरा का पूरा इस मिक्सचर को यहाँ पे पोर कर दिया। जब इस मिक्सचर को तुमने पोर किया तो बेंजोइक एसिड तो वाटर के साथ नीचे आ गया, इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। और जो ऊपर फिल्टर पेपर में बची चीज वो क्या थी, एंथ्रासीन, क्योंकि वो तो डिजोल्व ही नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि वो तो डिजोल्व ही नहीं हुई, ठीक है। तो हमने बोला हम फिल्ट्रेशन के मेथड से इनसॉल्यूबल कंपोनेंट को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं सॉल्यूबल से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। क्रिस्टलाइजेशन का मेथड सबसे अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें प्योरेस्ट फॉर्म हमें सब्सटेंस का मिलता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप में, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक शेप में, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न में, ठीक है। इसमें होता क्या है बच्चे, हमने देखो इसमें ना पूरा एक प्रोसेस है, पहले उसको समझो। हम पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तब तक डिजोल्व करते हैं जब तक वो सैचुरेटेड नहीं बन जाता। जैसे ही सैचुरेटेड बन गया उसको तुम फिल्टर कर दो। तुम जब फिल्टर करते हो तो जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी है वो तो फिल्टर पेपर में रह जाती है ऊपर, और नीचे आता है फिल्ट्रेट। अब जो तुम्हारे पास फिल्ट्रेट आता है, इसमें से तुम्हें क्या करना है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को निकालना है। क्या निकालना है, प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिमूव करना है। तुम क्या करते हो, इस फिल्ट्रेट को डालते हो चाइना डिश में, इसको हीट करना है कंटेंट को। जब तक हीट करना है जब तक इसका कंटेंट हाफ ना हो जाए। पर ये बात याद रखनी है कि डू नॉट अलाउ इट टू बॉइल। बार बार थर्मोमीटर से चेक करते रहना इसको, थर्मोमीटर से चेक करते रहना कि कहीं बॉइलिंग टेम्परेचर तो नहीं आ गया, और इसको स्टर करते रहना कॉन्टिन्यूसली, ताकि इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एकदम से ना बढ़ जाए, क्योंकि बॉयल नहीं होने देना हमें। डू नॉट अलाउ टू बॉयल। अब जब इसका कंटेंट हाफ हो जाएगा तो चाइना डिश को ओवरनाइट के लिए रख दो ऐसे। सुबह उठ के देखोगे कि नीचे क्रिस्टल्स आ गए और ऊपर लिक्विड सेपरेट हो गया। जो ऊपर लिक्विड बनता है उसे कहते हैं मदर लीकर, और नीचे क्या आते हैं, क्रिस्टल्स आते हैं। सुबह उठ के क्या करोगे, क्रिस्टल्स को फिल्टर कर दोगे फिल्टर पेपर में, ठीक है, और उसको ड्राई कर दोगे ओवन में, और क्रिस्टल को प्रिजर्व करके अपने पास रख लेते हो। अगर कोई कलर इम्प्योरिटी है तो थोड़ा सा चारकोल डाल दो। चारकोल क्या करता है, कलर इम्प्योरिटी को रिमूव कर लेता है। अब मान लो सुबह उठ के तुमने देखा कि क्रिस्टल बने ही नहीं है, लैब में गए तुमने देखा क्रिस्टल बने ही नहीं। अब तुम दो मेथड इंप्लीमेंट करते हो। पहला मेथड है सीडिंग। सीडिंग क्या करते हो, तुम बाहर से एक प्योर क्रिस्टल उसके अंदर डाल देते हो। वो प्योर क्रिस्टल क्या करता है, इनिशिएट करता है किसको, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। किसको इनिशिएट करता है, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को। और दूसरा मेथड है स्क्रैचिंग। स्क्रैचिंग क्या होता है, इस तरीके से जो रॉड है ना, जो तुम्हारी स्टरर थी, स्टर करते थे जिससे तुम उसको मतलब मिक्स कर रहे थे, उससे उसके वॉल को स्क्रैच करना शुरू कर दो। वॉल के स्क्रैच करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आएगी पार्टिकल्स में, वो आपस में कोलिजन करेंगे, और हो सकता है नीचे क्रिस्टल फिल्टर आउट हो जाए, ठीक है, क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। हम ऐसे क्रिस्टल शुगर को, बेंजोइक एसिड को हम सेपरेट करते हैं। अगर कोई तुमसे बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला पूछ ले तो बेंजीन के ऊपर COH C6H5COH, और शुगर क्या होता है C12H22O11। अच्छा, अब जो तुम सॉल्वेंट लेते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब तुम सॉल्वेंट के साथ उसको मिक्स करते हो तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सुनो, सॉल्वेंट केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सॉल्वेंट जो है केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, सब्सटेंस के साथ। वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर ले, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले। जब हीट करें तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, ठीक है। जो इम्प्योरिटी है वो ना डिसॉल्व करे, कहीं अपने पता चले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो डिसॉल्व कर ही रहा है, साथ ही साथ इम्प्योरिटी को भी डिसॉल्व कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है।
इन 3-4 बातों का हमें ध्यान रखना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, अगला मेथड है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है बच्चे, इसकी ना डेफिनेशन ध्यान से लिखना। वैसे तो तुमने पढ़ा है कपूर, कैम्फर इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि सॉलिड को तुम डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कर देते हो विदाउट मेल्टिंग, बिना मेल्ट हुए, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। पर याद रखना बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से बिलो करना है, ठीक है। अब देखो, अब बॉयल मेल्टिंग होता कब है, ओनली दो सब्सटेंस जिसके वेपर प्रेशर, जो भी सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। कब? मेल्टिंग पॉइंट से पहले। बेटे मेल्टिंग पॉइंट से पहले क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मेल्टिंग पॉइंट रीच कर गया तो लिक्विड बन जाएगा, तो तुम्हें उसको सब्लाइम कराना है, इवेपोरेट कराना है, पर मेल्टिंग पॉइंट से पहले कराना है। नहीं तो अगर मेल्टिंग पॉइंट रीच करेगा ना वो सब्सटेंस तो मेल्ट हो जाएगा, हमें मेल्ट नहीं होने देना उसको, ठीक है। तो उसके लिक्विड के जो भी सब्सटेंस है जिसको भी हम वेपराइज करा रहे हैं, कपूर को, नेफ्थलीन बॉल को, उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, तभी होगा, इवेपोरेट तभी करेगा वो, ठीक है, बिफोर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से पहले, ठीक है। अब एक एग्जांपल लिया हमने चाइना डिश ली, इसमें कैम्फर डाला और कुछ मान लो सैंड डाल दिया, ठीक है, कैम्फर और सैंड ऐसा मान लो। अब मुझे कैम्फर और सैंड को अलग करना है। हमने क्या किया, ऊपर फिल्टर पेपर रखा, फिल्टर पेपर में छोटे छोटे होल्स कर दिए, इसके ऊपर एक फनल रख दी उल्टी करके, और ऊपर डाल दिया हमने कॉटन प्लग। हीट करेंगे, मुझे पता है सैंड थोड़ी इवेपोरेट करेगी, जो चीज इवेपोरेट करेगी वो है कैम्फर। कैम्फर धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, वॉल्स पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तुम थोड़ी देर के बाद देखोगे फनल को उल्टा करके, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर उसके क्रिस्टल्स बने हुए होंगे, ठीक है। कैम्फर से, नेफ्थलीन को, एंथ्रासीन को, आयोडीन को, बेंजोइक एसिड को हम इन्हीं मेथड से करते हैं हम सेपरेट, ठीक है। उसके बाद सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन। होता क्या है बच्चे, डिस्टिलेशन में हम लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ये टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए हेल्प करता है। टू मिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स हो जाते हैं लिक्विड, उनको, और कंडीशन क्या है, जो दो लिक्विड है ना जिनको हमें सेपरेट करना है, उनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 30 से 50 केल्विन होना चाहिए, 30 से 50 केल्विन होना चाहिए, गैप होना चाहिए इतना। मतलब अगर मान लो एक 230 केल्विन पे मेल्ट कर रहा है तो दूसरा हो सकता है 260 पे करे, गैप होना चाहिए 30 केल्विन या उससे ज्यादा का, कम नहीं होना चाहिए गैप। क्यों? देखो ज्यादा क्यों होना चाहिए गैप, सुनना। हमने ये लिया राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क में हमने थर्मोमीटर डाला, ये थर्मोमीटर है, यहाँ पे हमने यूट्यूब है, यहाँ हमने वाटर कंडेंसर, वाटर कंडेंसर क्या करेगा, जो वेपर्स उठेंगे ना उनको कंडेंस करेगा, इसका क्या काम है, कंडेंस द वेपर। अब होगा क्या, देखो मैंने बोला जो लिक्विड ए है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और जो लिक्विड बी है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी इवेपोरेट करेगा, तो ए जल्दी डिस्टिल करेगा, ए इवेपोरेट करेगा, जब तक ए करेगा इवेपोरेट, बी अभी है ये नीचे, उसके वेपर यहाँ आएंगे, वाटर उसको ठंडा कर देगा, उसका लिक्विड बन जाएगा, हम लिक्विड ए को सेपरेट, यहाँ अब एक नया कंटेनर लगा देंगे किसके लिए, लिक्विड बी के लिए, ठीक है। पर ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में गैप होना चाहिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट में गैप नहीं होगा ना, तो जब तक ए के वेपर उठेंगे ना उतनी जल्दी बी के भी उठ जाएंगे, और यहाँ पे फिर से तुम्हें क्या मिल जाता, मिक्सचर मिल जाता। पर तुम्हें इस बार मिक्सचर नहीं चाहिए, तुम्हें तो अलग अलग चाहिए, तो हम डिस्टिलेशन से, अब जैसे कि इन्होंने लिया ईथर और टॉलुइन ले लिया, 308 384 है ना, गैप बहुत ज्यादा है। हेक्सेन लिया 342 384, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एनिलीन, देखो गैप कितना ज्यादा है, इन सबको हम कर सकते हैं। अगला है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उनके लिए करते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में गैप नहीं होता, ज्यादा कम होता है। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द टू लिक्विड्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 केल्विन या 30 केल्विन से कम होता है। मतलब अगर एक इवेपोरेट करेगा ना लिक्विड, तब तक दूसरा भी उसके पीछे पीछे आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम किसी तरीके से यहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं।
ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, टाइम को बढ़ा देता है, टाइम को बढ़ा देता है। इसमें बीड्स होते हैं, ये और भी तरीके का होता है, बनवाया है नहीं बनाया वैसे, ठीक है, और भी तरीके का होता है। इसमें प्लेट्स होती हैं, ठीक है, या कभी कभी इसमें ट्यूब्स होती हैं जो ना टाइम को बढ़ाती हैं, ऐसे ट्यूब्स होती है जो टाइम को बढ़ाने लग जाती हैं। अब बीड्स है, अब ए के वेपर आएंगे, वो इस हर्डल्स को क्रॉस करेंगे, यहाँ के कंडेंस होंगे। अब मान लो बी का बॉइलिंग पॉइंट भी कोई ज्यादा गैप नहीं है, पर बी इवेपोरेट करेगा, उसको भी तो इस हर्डल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसका थोड़ा टाइम बढ़ जाता है। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगाने का खाली एक कारण है, टाइम गैप को बढ़ाना, टाइम गैप को इंक्रीज करना, ठीक है। One or more precisely we can say that two liquid having boiling point difference of 10 Kelvin हम सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, प्रोवाइड ऑब्स्ट्रक्शन टू द वेपर असेंडिंग अप, जो वेपर ऊपर जा रहे हैं उनको ऑब्स्ट्रक्शन हर्डल प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्रूड पेट्रोलियम को हम इस मेथड से सेपरेट, पूरी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में ना जो भी हम निकालते हैं, पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, सबको हम इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन का फॉर्मूला याद कर लो, CH3CO CH3, मिथाइल अल्कोहल CH3OH, इनको भी हम पायरोलोजिनस एसिड से इसी मेथड से सेपरेट करते हैं। अगर कोई पूछ ले हमसे पायरोलोजिनस एसिड क्या होता है, वो एसिड जो वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बना हो। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ एयर, जब हम वुड को बर्न करते हैं, ठीक है। हर बार जब ये लिक्विड वेपोरेट इवेपोरेट करता है और फिर कंडेंस होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट। ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन, कंडेंसेशन हुआ फिर वेपराइजेशन, उसे हम बोलते हैं थ्योरेटिकल प्लेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। बच्चा एक बात ना बस याद रखना, तुम्हें याद क्या रखना है कि बॉइलिंग कब होती है। बच्चा बॉइलिंग कब होती है, यहाँ लिखती हूँ मैं, बॉइलिंग कब होती है। बच्चा जो भी लिक्विड बॉइल करवा रहे हैं, मान लो एक कंटेनर है मेरे पास, इसमें हमने एक लिक्विड लिया, ठीक है, जो भी लिक्विड हम बॉइल करवा रहे हैं ना वो वेपर्स बनाएगा, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मान लो अगर बाहर 1 atm है और अंदर भी वेपर का प्रेशर 1 atm हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे ये लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, लिक्विड क्या कर देगा बच्चे, बॉइल करना स्टार्ट कर देगा। तो अब मान लो हम ये मेथड किसके लिए करते हैं, डिस्टिलेशन में, हमने माना लिक्विड को बॉइल करवा रहे हैं, व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल मतलब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं बॉइलिंग। अगर हम उसी लिक्विड को, सेम लिक्विड विद बॉइल एट लोअर टेम्परेचर, किसी तरीके से हम क्या कर दें, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर लो कर दें। मान लो वाटर पहले बॉइल हो रहा है 100 पे, हम कुछ ऐसा कर दें जिसकी वजह से वाटर जो है वो बॉइल होना शुरू कर दे 80 पे, तो उसे हमने क्या किया, हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट लो कर दिया। कैसे होगा पर ये होगा कैसे, देखो कैसे होगा, सुनो। किसी तरीके से मान लो ये जो वाटर है ना, या कोई भी मान लो, कुछ भी मान लो ग्लिसरॉल है, जो ग्लिसरीन का कंपोनेंट होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है ना, तो वो ना ब्रेक हो जाता है। पर अब देखो मान लो ग्लिसरॉल है या वाटर है, हम उसको जब बॉइल करवाते हैं तो हमें उसके फॉर्मूला तो वही रखना होता है ना, H2O है तो H2O ही रखना होता है। पर ग्लिसरॉल क्या करता है, जब अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचता है तो टूट जाता है, हमें उसको तोड़ने नहीं देना। तो मतलब हमें उसको बॉइल तो कराना है, पर कम पे करवाना है, 100 नहीं पहुंचने देना, मतलब जो भी टेम्परेचर है उसका बॉइलिंग वो नहीं पहुंचने देना। अब कैसे करवाएं, अगर मान लो किसी तरीके से, मुझे पता है अगर बाहर प्रेशर है 1 atm, किसी तरीके से मैं बाहर प्रेशर कर दूं 0.5 atm, लिक्विड इवेपोरेट करेगा, क्या बनाएगा, वेपर बनाएगा। पर 1 atm पहुंचने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो लिक्विड को ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो वो इवेपोरेट करेगा, तो वो वेपर बनाएगा, ठीक है। पर 0.5 पहुंचने के लिए, 0.5 तो कम हो गया ना, 0.5 पहुंचने के लिए तुम्हें उसको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा,
कम देना पड़ेगा ना। मान लो 1 atm वो पहुंच रहा था 100 डिग्री पे, तो 0.5 कितने पे पहुंच जाएगा, हो सकता है 60 डिग्री पे पहुंच जाए। पर जैसे ही अंदर प्रेशर 0.5 हुआ और बाहर तो तुमने प्रेशर कम कर ही दिया है, वैक्यूम पंप लगा दो, कुछ भी लगा दो, अब दोनों क्या हो गया 0.5। अब ये लिक्विड क्या करना शुरू कर देगा, बॉईल। पर अब 100 पे नहीं करेगा, किस पे करेगा, 60 पे करेगा। क्यों, देखो बेटा बस एक कंडीशन याद रखना, बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। अगर हम बाहर वेपर प्रेशर को कम कर दें, किसी तरीके से कम कर दें, तो अंदर थोड़े से वेपर बनेंगे, वो बाहर वाले वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, वही बॉइलिंग जो 100 पे हो रही होगी या 200 पे हो रही है, वही अब हो सकता है 60-70 पे हो जाए। बॉइलिंग होगी पर एक्चुअल बॉइलिंग टेम्परेचर पे नहीं होगी। ठीक है, उसे हम बोलते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन मतलब इवेपोरेट तो कर रहे हैं हम, पर रिड्यूस, बाहर प्रेशर को हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। देखो कब करते हैं हम ये, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ना डिकम्पोज कर जाता है, अगर उसको ना, इसको एक बार रब कर देती हूँ, ग्लिसरॉल जो है वो डिकम्पोज कर जाता है कब, 563 केल्विन पे। देयरफॉर इट इज सेपरेटेड फ्रॉम सोप, स्पेंट लाइन सोप इंडस्ट्रीज बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर टू 12 mm। हम 12 mm पे पहुंचा देते हैं। तो पहले इसका बॉइलिंग कितना था, 563, अब देखो बॉइलिंग कहाँ कर गया, 453 पे कर दिया। जल्दी करवा देते हैं, समझ में आई बात। अगला देखो, ऐसे ही हम शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर को करवाते हैं। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन के लिए करते हैं। अगला स्टीम डिस्टिलेशन, ये भी सेम वही काम है। जितने पे वो बॉईल कर रहा था ना, उससे उसको कम टेम्परेचर पे बॉईल कराना है किसी भी तरीके से। कैसे कराएंगे, इट इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज कंपाउंड विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये बात याद रखना, हम उन्हीं लिक्विड्स को सेपरेट करवा सकते हैं जो वाटर के साथ मिसिबल ना हो। ठीक है, वोलाटाइल इन स्टीम एंड पोजेस अ प्रेशर ऑफ, कितना होना चाहिए जो लिक्विड को हम कर रहे हैं यूज, 10 to 15 mm एट 373। ठीक है, और उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होनी चाहिए वो नॉन वोलेटाइल। पता चले हम लिक्विड भी इवेपोरेट करा रहे हैं और साथ ही साथ इम्प्योरिटी भी इवेपोरेट कर दी। हमें तो इम्प्योरिटी को इवेपोरेट नहीं कराना ना, हमें तो सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। अब देखो सुनो, करना क्या होता है इसमें, ये रहा डायग्राम समझो। मैंने लिया वाटर, वाटर पता है थोड़ा वोलेटाइल है, प्रेशर डेवलप करेगा। मैंने इस प्रेशर को इस वाले कंटेनर में डाल दिया, इसमें वो लिक्विड है जिसको तुम्हें सेपरेट करवाना है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड है, और इम्प्योरिटी है जो नॉन वोलेटाइल है। वो नॉन वोलेटाइल मतलब जो इवेपोरेट नहीं करती। अब इस वाटर के वेपर को हमने वोलेटाइल ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर के साथ मिक्स कर दिया, मतलब P1 और P2 हो गया। अब तो इसके अंदर अब हो गया, अब ये दोनों मिलके इवेपोरेट करेंगे, चले। पर अब होगा क्या, देखो वाटर के वेपर और इस ऑर्गेनिक लिक्विड के वेपर मिलके ज्यादा वेपर बना लेंगे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा वेपर बन गए, है ना, क्योंकि अब की बार मैंने इन दोनों के वेपर्स को क्या किया है, मिक्स कर दिया है ना। तो वेपर पहले से क्या बनेंगे, ज्यादा बन रहे हैं, और हो सकता है पहले मान लो 100 डिग्री पे उतने वेपर बनते, पर अब 80 डिग्री पर ही बन गए। अब ये लिक्विड और ये वाटर के वेपर दोनों इवेपोरेट करना शुरू करेंगे, थोड़ी देर के ठंडे होंगे, यहाँ पे ऑर्गेनिक लिक्विड अपनी क्लियर बना लेगा और वाटर अपनी एक लेयर बना लेगा। फिर तुम इन दोनों के, अब जब दो अलग अलग लेयर बन जाएंगे, उनको तो सेपरेट तुम कर ही सकते हो आराम से। समझ में आई बात, ये उनके लिए करते हैं। दोबारा देखो एक बार, इन दिस जो दो मिसिबल लिक्विड है, वाटर और ऑर्गेनिक लिक्विड, दोनों को हम हीट करते हैं, अलग अलग कंटेनर में करते हैं। ठीक है, मिक्सचर बॉईल करने लग जाएगा, क्यों, क्योंकि टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, P1 P2 हो जाएगा प्रेशर। देयरफॉर टेम्परेचर एट विच ऑर्गेनिक लिक्विड बॉईल विल बी लोअर देन द नॉर्मल, क्योंकि अब वेपर इंक्रीज हो गए हैं, तो जल्दी बॉईल करेगा ही वो चीज, हेंस डीकॉम्पोजिशन, जो सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो बच जाएगा टूटने से। ठीक है, जैसे कि हम नाइट्रोबेंजीन और वाटर को सेपरेट करते हैं, एनिलीन और वाटर को सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके कहते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, देखो ये रहा, हम ऑर्गेनिक लिक्विड को वाटर में डाल के डिजोल्व कर देते हैं, इसे बोलते हैं हम सेपरेटिंग फनल। क्या बोलते हैं,
सेपरेटिंग फनल, ऊपर डालते हैं हम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की कंडीशन है कि सॉल्वेंट अपने अंदर इस ऑर्गेनिक लिक्विड को डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ऑर्गेनिक लिक्विड को वाटर के साथ डाला। ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड को इसके साथ डाला, वाटर के साथ डाला। अब क्या होगा, ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाल दिया। सॉल्वेंट इंप्योरिटी को या वाटर को डिसॉल्व नहीं करता, ये किसको डिसॉल्व करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेगा, हमने क्या किया, इसको शेक कर दिया फनल को। शेक करने के बाद क्या हुआ, वाटर की लेयर अलग हो गई और सॉल्वेंट जो है उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करके अपनी एक अलग लेयर बना ली। तो ऊपर क्या बन गई, ऑर्गेनिक लेयर बन गई, नीचे क्या बन गई, एक्वस सिर्फ वाटर वाली, सिर्फ वाटर रह गया। अब तुम इसको खोलो, वाटर को अलग कर दो, ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट को अलग कर लो। बार बार जितनी बार इस एक्सपेरिमेंट को करोगे उतना ज्यादा एफिशिएंसी आती है। अब तुम सोचोगे ठीक है, वाटर को तो अलग कर दिया, इंप्योरिटी को अलग कर दिया, अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड और सॉल्वेंट को कैसे अलग करोगे, कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन से। सॉल्वेंट डिस्टिलेशन मतलब बॉईल करते हो, सॉल्वेंट बॉईल कर जाता है और ऑर्गेनिक लिक्विड नीचे रह जाता है एज इट इज का एज इट इज। ठीक है, पढ़े एक बार प्रोसीजर पूरा, देखो। दिस मेथड इज यूज टू रिकवर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन से उसको हटाना है। इसमें क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसको सॉल्वेंट के साथ शेक करते हैं सूटेबल सेपरेटिंग फनल में 100। थोड़ी देर के बाद देखोगे, ठीक है, जो हम सॉल्वेंट लेते हैं जनरली वो लेते हैं ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जितनी बार एक्सपेरिमेंट करते हो, जितनी बार एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को रिपीट करते हो, एफिशिएंसी उतनी ज्यादा मिलती जाती है तुम्हें। समझ में बात, उतनी अच्छी एफिशिएंसी मिलती है। ये एनसीईआरटी ने दिया है कि बेंजोइक एसिड को तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वाटर से बाय यूजिंग बेंजीन एज सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आई बात। अब है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, क्रोमा मतलब कलर और ग्राफी मतलब ग्राफ, कलर का ग्राफ आता है। इसमें हम component of a mixture in which separation is achieved by differential movement of individual component। किस बात पे डिपेंड करता है, डिफरेंशियल मूवमेंट। मान लो एक मैंने तुम्हें कंपाउंड दिया जिसके अंदर ए, बी और सी है। ए बहुत तेज चल रहा है और सी बहुत धीरे चल रहा है, इसके ऊपर ही डिपेंड, सॉरी, सी बहुत स्लो चल रहा है, इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितनी जल्दी चल रहा है। और चल के क्या हो, एडजॉर्ब। भाई बच्चे, एक होता है एब्जॉर्ब, एक होता है एडजॉर्ब। एब और एड में क्या फर्क है वो समझो। देखो सुनो, मैंने तुम्हें स्पॉन्ज दिया, स्पॉन्ज को तुम पानी में डिप करते हो, तो स्पॉन्ज को जब निकालते हो तो स्पॉन्ज बिल्कुल गीला लगता है। क्यों, क्योंकि पानी जो के मॉलिक्यूल्स है वो उसके अंदर पार्टिकल्स में चले गए। ठीक है, अब मैंने चौक लिया, चौक को इंक में डिप किया, चौक को किस में डिप किया, इंक में डिप किया। जब तुम चौक को इंक में डिप करके बाहर निकालते हो और उसको तोड़ो, तो तुम्हें ना इंक सिर्फ बाहर दिखती है, चौक के बीच में नहीं गई ना, तो उसे बोलते हैं एडजॉर्प्शन। एक है एब, ए बी, जिसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल अंदर तक चले जाए। एक होता है एडजॉर्प्शन, जिसमें सिर्फ मॉलिक्यूल कहाँ रहते हैं, सिर्फ सरफेस के ऊपर रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। तो क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है बच्चे, वो याद रखना, वो किसके ऊपर बेस्ड है, एडजॉर्प्शन के ऊपर बेस है। ठीक है, दो टाइप का बच्चे, एक कॉलम एक थिन लेयर। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें ना इसमें एक हेडिंग रह गई है, एक एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में दो हैं, कॉलम और थिन लेयर, और दूसरा ये है कौन सी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम में क्या होता है, अब देखो पहले हम कॉलम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं कॉलम, किसका बनता है, हम एक कॉटन या वूल को नीचे लगा देते हैं यहाँ पे बॉटम में, उसके अंदर सिलिका या एल्यूमिना डाल देते हैं। सिलिका और एल्यूमिना जो है ना बच्चे, इसे हम बोलते हैं स्टेशनरी फेस। ये नहीं मूव करते, ये रुके होते हैं, कॉलम के अंदर फिट कर देते हैं इनको। सिलिका होता है SiO2, ठीक है, एल्यूमिना Al2O3, ये डाल के हम इसको छोड़ देते हैं कॉलम के अंदर। अब
जो भी मिक्सचर हमें सेपरेट करना है उसका थोड़ा सा अमाउंट हम एक सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, ठीक है, एंड इज पुट एट द टॉप ऑफ एड्सॉर्बेंट। ये जो ये है ना हमारा, जो हमारा कॉलम है, इसको हम एड्सॉर्बेंट बोल रहे हैं। इसके अंदर डाल दिया हमने, ये देखो ऊपर जिसको भी सेपरेट करना है हमें उसे डाल दिया मिक्सचर को, ठीक है, डाल दिया। अब ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते हैं। सॉल्वेंट क्या करता है, जो ऊपर सॉल्वेंट डालते हैं, सॉल्वेंट क्या करता है, इन कंपोनेंट्स को अपने साथ लेके नीचे चलता है, ए बी सी को अपने साथ लेके नीचे चलता है। अब ए जो है ना वो यहीं पे ना एड्सॉर्ब हो जाता है, हमें नहीं पता कौन एड्सॉर्ब हो, पर हमें एक ना यहाँ पे कलर दिखने लग जाता है। थोड़े दूर चले, एक तुम्हें यहाँ पे कलर दिखने लग जाएगा, थोड़े दूर और चले, यहाँ पे कलर दिखने, तुम्हें अलग अलग ना कलर के बैंड दिखेंगे। जो सबसे जल्दी एड्सॉर्ब हो जाता है ना उसे बोलते हैं हम कि वो स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन करता है, और जो दूर जाके एड्सॉर्ब होता है उसे बोलते हैं वीक एड्सॉर्प्शन करता है। हो गए एड्सॉर्ब। अब इन्हें सेपरेट भी तो करना है, पता भी तो लगाना है कौन कौन है। तो जो सबसे वीक एड्सॉर्ब होता है ना, और एक होता है स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं एक लो पोलैरिटी का सॉल्वेंट, जो इसको सेपरेट करता है ना ए बी सी को, उसे हम बोलते हैं इलुएंट। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, इलुएंट। हम पहले इलुएंट डालते हैं लो पोलैरिटी का, वो लो पोलैरिटी वाला ऊपर से डालते हैं, वो सिर्फ सी को अपने साथ लेके बाहर आ जाता है। फिर डालते हैं मॉडरेट पोलैरिटी का, वो बी को लेके आ जाता है। फिर डालते हैं सबसे हाई पोलैरिटी का, वो ए को लेके आता है। हम सबसे पहले हाई पोलैरिटी का क्यों नहीं डालते, नहीं तो वो क्या करेगा, तीनों को लेके बाहर आ जाएगा। हमें अलग अलग एक एक करके निकालना है। तो वीक वाला पहले निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग वाला सबसे लास्ट में, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले को निकालने के लिए जो इलुएंट डालोगे वो भी तो स्ट्रॉन्ग डालोगे, वो तो सबको ही लेके बाहर आ जाएगा। तो एक एक करके हम इसको बाहर ले आते हैं, ठीक है। इसमें ना यहाँ पे इल्यूशन, इलुएंट जो निकालता है ना एक एक करके उसको, उसे हम इल्यूशन कहते हैं। अब है थिन लेयर, ये ना हम ना लैब्स में भी तुम्हें ना कभी कभी करवा देते हैं स्कूल वाले। ये क्या करते हैं देखो, एक पेपर लेते हैं, ठीक है, एक सेकेंड, ये ना तुम्हारा वो है क्या बोलते हैं, थिन लेयर है। थिन लेयर में ना तुम्हें टीएलसी की प्लेट जो है ना वो बनानी पड़ती है, क्रोमेटोग्राफी की ना एक प्लेट आती है वो बनानी पड़ती है। कैसे बनाते हो, तुमने स्लाइड देखी है, जनरली लोग स्लाइड पे ही करा देते हैं। स्लाइड को ना सिलिका में डिप करके बाहर निकालते हैं, सिलिका को ना ऐसे हवा में रखो वो सूख जाता है। सिलिका तुमने ना देखा हुआ है, पता क्या होता है, जो नए शूज आते हैं लेदर के या नए नई बॉटल्स आती है उसमें डू नॉट ईट का पैकेट देखा है, वो सिलिका है, सिलिका होता है। सिलिका को ना तुम ग्लास प्लेट को सिलिका में डिप करके बाहर निकालो, उसको हवा में 2 मिनट ऐसे करोगे ना वो सूख जाता है। 2 मिनट सूखा, वो 2 मिनट में सूख जाता है। उसके बाद तुम उसके एक नीचे 2 सेंटीमीटर एक ऊपर 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाना, ठीक है, 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे लाइन लगाना। अब जिस भी चीज को सेपरेट करना हो ना, उसकी यहाँ पे एक छोटी सी डॉट लगा दो कलर कंपाउंड। अब इस स्लाइड को उठा के एक सॉल्वेंट में डाल दो। सॉल्वेंट उतना ही होना चाहिए जो सिर्फ इस ड्रॉप को ना डिप करे। ऐसा मत करना कि यहाँ तक सॉल्वेंट भर दो ना, सॉल्वेंट सिर्फ यहीं तक चलना चाहिए। अब सॉल्वेंट क्या करेगा, इस ड्रॉप को अपने साथ लेके ऊपर बढ़ेगा। कुछ कलर तुम्हें यहाँ दिखेगा, कुछ कलर तुम्हें यहाँ दिखेगा, कुछ कलर तुम्हें यहाँ दिखेगा, अलग अलग लेवल पे तुम्हें कलर दिखेंगे। अब तुम क्या करना, सॉल्वेंट जब यहाँ ऊपर वाली लाइन तक पहुंच जाए, सॉल्वेंट को बाहर, इसको प्लेट को बाहर निकाल लेना, मेजरमेंट लेना। मान लो ये डी ए है, ये डी बी है, ये डी सी है, और ये पूरा कौन मूव किया, डी सॉल्वेंट। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, मुझे पता भी तो लगाना है ए बी सी है क्या चीज। तो अब हम रेशो निकालते हैं, इसे हम बोलते हैं, एक सेकेंड पीछे किया होगा हमने, आर एफ वैल्यू, रिटेंशन फैक्टर। कंपोनेंट जितना मूव किया अपॉन सॉल्वेंट जितना मूव किया, इसका रेशो। मतलब तुम क्या करोगे, डी ए बाय डी सॉल्वेंट निकालोगे, डीबी बाय डी सॉल्वेंट निकालोगे, और डीसी बाय डी सॉल्वेंट निकालोगे। मान लो ये आ गया 0.6, ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.3। तुम्हारे पास एक टेबल होती है, टेबल में देखना 0.6 किसके लिए, कॉपर के लिए है क्या, तो मतलब जो ए है वो कॉपर है। ये रेशो निकालोगे, मान लो ये आता है आयरन के लिए आता है, तुम्हें पता चल जाएगा बी क्या है, आयरन है। ये मान लो तुम सिल्वर, कोई भी कंपोनेंट है, किसी का भी कलर आ जाता है, उसके लिए सी कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है, आर एफ वैल्यू बोलते हैं।
अब कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसे तो तुम्हें इस पे प्लेट पे कलर दिख रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कलर नहीं दिखता, कभी कभी ऐसा भी होता है कलर नहीं दिखता। जब कलर नहीं दिखता तो तुम्हें तो भैया तुम्हारा तो सारा एक्सपेरिमेंट ही फेल हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब तुम क्या करते हो, इसके ऊपर स्प्रे कर देते हो, निन हाइड्रिन का सॉल्यूशन स्प्रे कर दो, उसमें कलर आ जाता है। नहीं तो सनलाइट में रख दो थोड़ी देर के लिए, उस प्लेट के ऊपर कलर आ जाएगा। नहीं तो उसके ऊपर आयोडीन के वेपर डाल दो। ठीक है, ये तरीका हो गया क्रोमेटोग्राफी का। कौन सी क्रोमेटोग्राफी हो गई? थिन लेयर। बेटा अगली है पार्टीशन, और बिल्कुल सेम है जैसे तुम थिन लेयर करते हो, पर थिन लेयर में तुम्हें खुद से प्लेट बनानी पड़ी थी ना, इस बार तुम्हें प्लेट नहीं बनानी पड़ती, एक खुद से क्रोमेटोग्राफी का पेपर आता है। बाकी सारा एक्सपेरिमेंट सेम, इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू टीएलसी, बिल्कुल सिमिलर है। बस फर्क क्या है, अब हमें ग्लास प्लेट नहीं यूज करनी पड़ती, हमें सेम क्रोमेटोग्राफी का पेपर मिल जाता है। क्यों? वो क्रोमेटोग्राफी का पेपर ही बिल्कुल सिलिका के जैसा काम करता है। ठीक है, एड्जॉर्प्शन उसके ऊपर ही हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ना पहले से वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं। ठीक है, सेम वही करना है, 2 सेंटीमीटर की लाइन नीचे, 2 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर, जिसको सेपरेट करना है उसकी डॉट यहाँ, फिर उसको सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट अपने साथ उसको लेके चलता जाएगा, अलग अलग जगह तुम्हें ग्राफ कलर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा क्रोमेटोग्राफी। जो तुम्हारा पूरा पैटर्न ऑप्टेन होता है उसे बोलते हैं हम क्रोमेटोग्राम। और क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होता है? शुगर्स को, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करने में यूज होता है। ठीक है, चलो अगला तुम्हारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।